हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संधि। आज है हमारा समास मूलक शब्द यानी कि समास के बारे में आज हम जानेंगे। कल हमने शब्द रचना का टॉपिक मैंने आपको बताए थे, उसमें से संधि वाला टॉपिक हो गया था और आज हम समास मूलक देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपनी यूपीएससी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट मैंने लास्ट में जो है वर्ड दे रखे हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समास, सबसे पहले हम जानते हैं समास मूलक शब्द क्या होता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। समास मूलक शब्दों को समझने हेतु समास और उसके प्रकार को समझना चाहिए। ठीक है, समास क्या है, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप यानी कि छोटा। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निष्पेक्ष करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि कोई बड़ा विभिन्न सारे पद हैं और उनको एक पद में आपने बोल दिया। ठीक है, समास बनाने की प्रक्रिया में आपको कारक चिन्ह, परसर्गों या फिर योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। सामासिक पद को विखंडित करते हुए क्रिया को विग्रह करते हैं। अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास एंड द्वंद्व समास। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है आपका जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करते हैं, उसे अव्ययीभाव कहते हैं। कैसे? जैसे कि आपका है यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी कि इसमें जो यथा है वो आपका प्रधान है और शक्ति ये क्या है, ये आपका प्रधान है। ये पहला वर्ड आजन्म। आजन्म में आ जो है वो आपका अव्यय है और जन्म से पहला पद प्रधान होता है जन्म। अगर हम देखें जन्म, तो जन्म एक नॉर्मल सा वर्ड है, अगर इसमें हम आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आजन्म। ऐसे ही भर सक, तो भर सक में अगर हम भर सक को संधि विच्छेद करते हैं तो सक। सक क्या है? सक एक सिंपल सा वर्ड है, अगर इसमें हम भर कर देते हैं भर सक तो यानी कि एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो आदि शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। अब जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, है ना। अगर हम सिर्फ इसको यथा हटा दें, शक्ति कर दें तो शक्ति सिर्फ नॉर्मल एक वर्ड रह गया, लेकिन इसका प्रधान वर्ड अगर हम लगाते हैं यथा तो यहाँ पर हो गया यथा यानी कि शक्ति के अनुसार। तो अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन में आप ये याद रखना है कि अव्ययीभाव समास जो होता है उसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद जो हैं अव्यय का काम करते हैं, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि आजीवन। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत। अब अगर आजीवन को हमें आ हटा दें, सिर्फ जीवन रह जाए तो जीवन तो सिर्फ जीवन ही, लाइफ ही रह गई। अगर हम इसमें आ जोड़ देते हैं तो जीवन पर्यंत यानी कि इस पूरा का पूरा आपका वर्ड जो है उसका अर्थ चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो आपका पहला पद अगर हमने ऐड किया आ, ऐसे ही आ जन्म यानी कि जन्म पर्यंत, प्रतिदिन यानी कि दिन पर दिन, हर घड़ी यानी कि प्रत्येक घड़ी। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम पहले वाले पद को जोड़ते हैं तो उसमें सारे अर्थ जो है चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो उसका पहला पद होता है। समस्त पद जो होते हैं अव्यय की भांति कार्य करते हैं, यानी कि जो पहला पद है उसी के भांति काम करते हैं, जैसे कि जो पहला पद है उसके हिसाब से। जैसे कि पहला पद है आपका भर, प्रति, या, यावत, हर में से कोई एक होता है, तो इन पदों से प्रारंभ होने वाले शब्द ही प्रायः अव्ययीभाव समास होते हैं। अब द्व्युरुक्त शब्द प्रायः अव्ययीभाव होते हैं, जैसे कि घर घर, पल पल, क्षण क्षण। अगर ये दो तरीके के एक जैसे वर्ड आते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। घर घर, पल पल, क्षण क्षण, ये सेम दो बार वर्ड आते हैं तो वो हमेशा अव्ययीभाव समास ही होते हैं। फिर है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है हमारा? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव में पहला होता है और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब इसमें भी तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष के जो है तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं आपका?
कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान और आदिकरण। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपने जब कारक पढ़े थे तो कारक में भी कुछ कुछ ऐसे ही आता था ना, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, आदिकरण। तो ये समझ लीजिए एक तरीके के ये कारक ही हैं। ठीक है, यहाँ तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण विग्रह दिए गए हैं, जैसे कि यश प्राप्त। यश प्राप्त का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यश को प्राप्त। यश को प्राप्त जाने की कर्म है, इसमें हमने क्या किया है, कर्म, यानी कि हम यश को प्राप्त हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही ग्रंथकार, तो ग्रंथकार को अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रंथ को करने वाला। तो ग्रंथ को करने वाला यानी कि ये क्या हुआ, कर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके दिए हैं वो कर्म तत्पुरुष के दिए हैं। आगे बताती हूँ आपको, एक मिनट। फिर है हमारा गुणहीन। गुणहीन क्या है, इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा गुण से हीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, करण तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, करण तत्पुरुष। इसी तरीके से आपका संप्रदान तत्पुरुष बलि पशु, बलि पशु, बलि के लिए पशु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरीके से ये सारे संप्रदान के आपके ये दिए हुए हैं, ये आप लोग PDF में आपको टेलीग्राम पे सेंड करूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पर संबंध तत्पुरुष कौन सा होता है, जैसे कि पराधीन, पर के अधीन। इसमें क्या हो गया, हम किसी के अधीन यानी कि संबंध जुड़ रहा है, संबंध जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हो गया संबंध तत्पुरुष। जैसे कि राजदूत, राजा का दूत, तो यहाँ पे संबंध जुड़ा ना राजा का दूत से, तो यहाँ पे संबंध जुड़ा, राजा का दूत, यानी कि का वर्ड आ गया। तो जब का वर्ड आ गया तो हम जोड़ रहे हैं, संबंध जुड़ रहा है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष आ गया। जैसे कि राज दरबार, राजा का दरबार, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ये क्या हो गया आपका आदिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, तो ये क्या हो गया आदिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पद में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा आपका नीला है जो कमल। ठीक है, इसको हमने विग्रह किया, नीला है जो कमल, तो ये क्या हो गया, इसमें जो है विशेषता बताई गई है। नील क्या है, नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे कमल की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। तो कर्मधारय में जो है या तो किसी से किसी की उपमा की गई होगी या फिर किसी वस्तु की या किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही होगी। ठीक है, तो वो जो होगा आपका कर्मधारय होगा। जैसे कि पीतांबर, पीत है जो अंबर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो पुरुष कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वह महान है। ऐसी सज्जन, सत्य है जो जन, यानी कि जन कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो सज्जन हो गया। महाजन, महाजन मतलब महान है जो जन, तो इसमें जन कैसे है, महान है। खाद्यान्न, खाद है जो अन्न, अन्न कैसा है, खाद है ना, तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष से विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कर्मधारय। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको याद क्या रखना है, कर्मधारय समास में एक पद प्रायः विशेषण होता है। ठीक है, एक पद विशेष होता है और एक पद आपका विशेषण होता है। अब आलंकारिक दृष्टि से जहाँ पे उपमा या रूपक अलंकार होते हैं, अगर आपको ऐसे पहचान नहीं हो रहा, तो अगर आपने देखा कि जिस वर्ड में उपमा या फिर रूपक अलंकार है तो वहाँ भी कर्मधारय समास माना जाएगा। अब आता है हमारा बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रधान समास को बहुवीर्य समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, वे किसी अन्य संख्या के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि बहुवीर्य समास के कुछ उदाहरण विग्रह सहित इस प्रकार हैं। जैसे कि मान लीजिए दशानन, ठीक है, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो दश है आनंद जिसके, ठीक है, ये तो विग्रह किया, लेकिन अलग अर्थ क्या हुआ, अब भाई 10 सर किसके हैं, रावण के हैं, एक अलग से अर्थ निकल कर आया ना, व्यक्त किया, तो यहाँ पे बहुवीर्य हुआ। गजानन यानी कि गज के समान मुख है, यानी कि गज के समान किसका मुख है, फिर हम आंसर देंगे भाई गणेश जी का, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुवीर्य समास हो गया। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसका, यानी कि किसके सर पे चंद्रमा है, शंकर जी के,
तो ये आपका जो हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। तो इसमें क्या होता है, दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, ठीक है, दोनों पद किसको करते हैं, एक अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो वो आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब आता है आपका, ये सारे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुव्रीहि समास के, ठीक है। अब है आपका द्विगु समास, ये तो बहुत ही ईजी होता है। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। तो इसमें बस पहला पद आपको याद रखना है, जहाँ पे संख्यावाचक आया वहाँ पे द्विगु समास है। जैसे कि द्विगु, 2 गायों का समूह 2 आया, ठीक है, सप्तऋषि 7 आया, पंचवटी 5 आया, नवरत्न 9 आया, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके द्विगु समास। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या है, द्विगु समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। अब बहुव्रीहि समास में भी कभी कभी पहला पद संख्यावाचक हो जाता है, किंतु समस्त पद वहाँ समूह का बोध नहीं कराते, जैसे कि दशानन है, ठीक है, तो और 3 नेत्र है। अब द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ, ये भी बहुत ही इजी समास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें युग्म या जोड़ा होता है, कोई भी वर्ड जो होगा वो जोड़े से होगा, आपको उसमें जोड़ा होगा और उसमें बीच में एक डैश लगा होगा या फिर और लिखा होगा या फिर का लिखा होगा, ठीक है। समुच्चय संयोजक का होता है, विकल्पात्मक संयोजक होता है, जैसे कि ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पर राग द्वेष, तो या राग या द्वेष, ठीक है, ये जोड़ा आया ना, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, जीव जंतु, जीव और जंतु, ठीक है। तो ये थे आपके, अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसमें आपको बताऊंगी और भी अच्छे अच्छे से टॉपिक, अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल। तो आप लोगों को बने रहना है मेरे चैनल पर और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।